हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस राधिका टंडन से, जो यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अभी जस्ट इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीटेक कंप्लीट किया है और ये एसेंचर में प्लेस्ड हैं। तो आज राधिका से डिस्कशन करने का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि हम लोग समझ सकें कि एसेंचर में जो प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे कैसे राधिका ने तैयारी करी। तो राधिका, वेलकम ऑन माई चैनल। और मैं चाहूंगा थैंक कि यू पहले सर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि आपने किस किस तरीके से एसेंचर में प्लेसमेंट। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए पहले। Thank you, sir, for this opportunity. My name is Radhika Tandon. I did my BTech from United Group of Institutions, Prayagraj, and from the 2020 to 2024 batch. I'm currently selected in Accenture, and it has always been a pleasure to have a mentor like you, sir. So thank you so much for inviting me. ओके, वेलकम वेलकम राधिका। तो एकदम शुरुआत से बताइए कि सबसे पहले आप लोगों ने एसेंचर में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जो पहला राउंड था वो किस चीज़ का राउंड था, मैं वो समझना चाहूँगा। तो हमारा प्रोसेस पूरा एक-एक करके है। हम्म। जो मेरी प्रोफाइल मुझे ऑफर हुई है वो अभी एक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल ऑफर हुई है, ग्रेट। जिसका ऑफिशियल नेम ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट है, बट उसको हम अगर एक सिंप्लीफाइड वर्जन में बोले तो ये सीटीसी एज मेंशन्ड इन द पीपीटी। एंड लोकेशन अभी मेरे को जो ऑफर हुई है इनिशियल स्टेजेस में वो नॉर्थ है, तो गुरुग्राम मेरे को ऑफर हुआ है। गुरुग्राम ऑफर हुआ है, देन ओके। हाँ, आपने बोला कि राउंड्स के बारे में मेरे को बताना है, तो राउंड्स में सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। उन एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एज 75% और एवरीथिंग, एंड बैकलॉग्स भी होने चाहिए, तो ये सब क्राइटेरिया होगा। उसके बेसिस पे अच्छा, फिर आपको आपके कितने परसेंटेज थे एग्रीगेट? मेरा फाइनल बीटेक परसेंटेज 84.44%। 84 पॉइंट थे और जो मिनिमम क्राइटेरिया है जहाँ तक आपको याद है दैट इज 75 अराउंड। 60 to 75 के बीच में ये क्राइटेरिया है यार, कितना मेरे को क्लियर नहीं है, ओके बट ओके 60% से तो ऊपर ही होना चाहिए आपका ओके परसेंटेज। ओके एंड बैकलॉग्स आपके होने नहीं चाहिए। ओके। उसके बाद आपके एप्लीकेशन अगर उन्होंने इस बेसिस पे आपके नंबर एंड आपके एक्टिव बैकलॉग्स देख के आप पास करी, तो आपका पहले राउंड के लिए आपको मेल आएगा। उस मेल में पहले 2 असेसमेंट्स होंगे। स्टेज 1 का असेसमेंट होगा और एक स्टेज 2 दैट मींस कोडिंग असेसमेंट होगा। पहला इज कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, दूसरा इज कोडिंग असेसमेंट। ये दोनों असेसमेंट एक ही दिन पे होंगे। इसके लिए एसेंचर का एक एडमिट कार्ड आएगा। वो लोग आपको स्लॉट्स बुक करेंगे। वो स्लॉट्स में आपकी फिजिकली आपको मेरे केस में तो फिजिकल था, तो इसलिए उन लोगों ने कॉलेज में ही उनकी एचआर आए थे और उन्होंने कॉलेज में ही पूरा सेटअप हम लोग ने अरेंज किया था। एंड उसी में ही हम लोग वहीं पे जाके और मतलब पूरा फिजिकल असेसमेंट हुआ था हम सबका। ओके राधिका, तो कॉग्निटिव जो असेसमेंट था आपका उसमें क्या आया था एग्जैक्टली और उसकी फिर प्रिपरेशन कैसे करी आपने? कॉग्निटिव असेसमेंट 90 मिनट्स का असेसमेंट है, जिसमें कि मल्टीपल सेक्शंस है। मल्टीपल सेक्शंस में आएगा आपका क्वांट्स आएगा, रीजनिंग आएगा, आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स आएंगे, जैसे नेटवर्किंग हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, आपके सूडो कोड्स हो गए, एंड आपकी इंग्लिश हो गई। इंग्लिश में भी, और ये सब पूरा आपका इजी टू मीडियम लेवल का मिलेगा आपको ओके कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। ओके अगर आप ये असेसमेंट क्रैक कर लेते हो तो आपके पास ये असेसमेंट की 90 मिनट्स की ड्यूरेशन है। ये आपका असेसमेंट हो गया तो उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा आपके व्हाट्सएप मैसेज पे कि आपको कम्युनिकेशन एक्सेंचर आपको करता रहेगा। तो उसमें मैसेज आएगा कि यू हैव क्लियर्ड द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। आपका कोडिंग असेसमेंट विद इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आपका आ जाएगा इसके लिए तुरंत बाद। दैट मींस आपको एक दिन में ही दोनों असेसमेंट देने हैं, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल एंड कोडिंग असेसमेंट। कॉग्निटिव अच्छा, एंड एक टेक्निकल दिन अगर में आपका ही एक दिन में ही दोनों आपके हुए थे मतलब, और फिजिकल हुए थे? जी, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल एलिमिनेशन राउंड है। तो अगर आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट निकल गया तो एक्सेंचर की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि यू हैव क्लियर्ड दिस राउंड एंड आपका नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल है, दैट इज कोडिंग असेसमेंट। तो आप कोडिंग असेसमेंट के लिए फिर आपके पास एक दूसरी लिंक आएगी, उस लिंक से जाके देन आपको फिर से उनका पोर्टल रहेगा, वहां से कोडिंग नहीं असेसमेंट नहीं, करना एक रहेगा। बात जो आप कह रही हैं, जैसे कॉग्निटिव 90 मिनट का हुआ और फिर टेक्निकल भी 90 मिनट का होगा, या दोनों मिला करके 90 मिनट का होगा? कॉग्निटिव एंड टेक्निकल कंप्राइजेस ऑफ क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉग्निटिव सेक्शन में। टेक्निकल सेक्शन में आपका सूडो कोड हो गया, आपके कंप्यूटर फंडामेंटल जैसे नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, ये सब के टॉपिक्स हो गए। डेटा स्ट्रक्चर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन ये सब हो गए आपके कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में। ओके कोडिंग असेसमेंट में आपका पूरा एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज करिए और उसके हिसाब से कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आप सिंटैक्स लिखिए। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन फिर से वहीं पे है कि मतलब कॉग्निटिव टेक्निकल एक साथ हुआ फिर कोडिंग अलग से हुआ?
कॉग्निटिव, टेक्निकल, कोडिंग तीनों एक साथ होगा, एक ही अच्छा, दिन में तीनों होगा। एक ही दिन में होगा, एक साथ होगा। कॉग्निटिव टेक्निकल साथ में हुआ, ये क्लियर हो गया आपका राउंड, तो आप अगले में जाएंगे। अगला राउंड है कोडिंग असेसमेंट, सेम डे, ओके उसी टाइप। ओके, मतलब पहला कॉग्निटिव एंड टेक्निकल क्लियर होने के बाद देन आप कोडिंग राउंड में जाएंगे। इसका मतलब है कि इसका टेस्ट होने के बाद आपको तुरंत रिजल्ट बताया जाएगा थोड़ी देर में। हाँ जी, आपको ओके मतलब 5 मिनट में बता दिया जाएगा कि आप मतलब मैसेज आ जाएगा आपके पास और ईमेल भी आ जाएगा कि आपने टेक्निकल एंड कॉग्निटिव निकाल लिया है। तो अब आप नेक्स्ट राउंड पे, कोडिंग राउंड पे, आपको उसी जगह पे रहना है और उसी जगह पे ही आपको कोडिंग की लिंक आएगी और फिर तुरंत आप कोडिंग पे स्विच कर जाएंगे। अच्छा, तो आपने जो कॉग्निटिव के बारे में बताया कि आपके इजी और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल। इजी टू मीडियम लेवल से। ओके ओके, हार्ड नहीं आते? हार्ड आपको कोडिंग की तरफ मिल सकता है। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल अगर अच्छे से थरो प्रैक्टिस हुई है, क्वांट्स रीजनिंग के अच्छे अच्छे मतलब जो बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेस एंड अपस्ट्रीम एंड रेसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एंड रीजनिंग के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं प्रॉपर, जो मतलब पूरा प्रॉपर जो सिखाते हैं हमारे तो कॉलेज में ये सीआईटी में। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपको आसान लग रहा हो दूसरे के लिए हार्ड हो। हो सकता है मेरे लिए आसान हो, बाकियों के लिए हार्ड हो। तो प्रिपरेशन तो फिर शुरुआत से करनी पड़ेगी। हमारे उसके लिए कोडिंग बूट कैंप्स चलते हैं, तो वो अटेंड करना पड़ेगा। उसमें बहुत थरो पूरा एनालिसिस कराते हैं, कैसे पास्ट ईयर्स पेपर आए रहते हैं, एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर कैसे आंसर देना है, तो वो पूरा सिखाते हैं हमें। ओके, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। वो 10-20 डेज लेते हैं बूट कैंप में, तो उसकी प्रैक्टिस बनती है, तो वो कहीं ना कहीं तो काम आती है। स्टेज 2 में क्या है आप इसके आगे? इसके बाद आपका कोडिंग असेसमेंट है स्टेज 2 में। राउंड 1 के स्टेज 2 में कोडिंग असेसमेंट है। क्योंकि कोडिंग तो वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था, तो मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादातर लूप और स्ट्रिंग और एरे के ही क्वेश्चन आते हैं। कोई बहुत डीएसए की बहुत रिगरस प्रॉब्लम इन जनरल नहीं आती हैं। आपका क्या सोचना है? सब मेरे केस में तो इजी लूपिंग वाला हाँ। क्वेश्चन आया था एंड एक सॉर्टिंग बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो दैट वाज इजी फॉर मी। बट बहुत सारे बच्चों के केस में ऐसा जरूरी नहीं था कि सबके में स्ट्रिंग, एरे और लूप्स के क्वेश्चन है, उनके में ग्राफ, ट्रीज इसके भी अच्छा, क्वेश्चंस आ रहे थे। जी, मतलब वो लेवल मतलब भी बहुत टच करना लिमिटेड नंबर पड़ेगा। ऑफ। जी वो लेवल भी टच करना पड़ेगा, मतलब ट्री ग्राफ हाँ, भी टच मतलब करना थोड़ा पड़ेगा। तो वो टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कोडिंग क्वेश्चन में क्या आ सकता है। मेरे में तो बाय लक, बाय चांस, आप जो भी कह लीजिए, लूपिंग एंड ये सब आया था, तो ये तो दैट वाज इजी टू क्रैक। बट अगर आपके में ग्राफ एंड ट्री आ गया, जैसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे मेरे साथ में जिनके में ग्राफ एंड ट्री ये सब आ गया था, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर अ माइनर लेवल, मेजर लेवल के लिए नहीं, तो उनका नहीं हो पाया, जबकि वो बहुत अच्छे थे। तो इसलिए आपको इससे बचना है, तो फिर आपको सब चीजें कवर करना ही पड़ेगा। ग्रेट, ओके, ये अच्छा इनपुट है कि मतलब सिर्फ हम जनरल आप एरे और स्ट्रिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, बल्कि थोड़ी सी डीएसए आपको हल्का सा टच करना पड़ेगा। से आपका ग्राफ्स, ट्रीज हो गया और बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस हो गए, ये सब तो मतलब थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। बेसिक्स तो मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के कर भी ले, तो फिर आपका कुछ ना कुछ तो मतलब आगे क्लियर आप कर ही लोगे। ग्रेट, ओके, देन इसके बाद? इसके बाद हमारा जो अगर आपका कोडिंग राउंड भी कंप्लीट हो गया, तो वो तुरंत नहीं बताते आपको कि आपका कोडिंग राउंड हो गया। वो थोड़े दिनों बाद आपका मैसेज आता है कि आपका कोडिंग राउंड भी हो गया है। देन उसके बाद फिर आपको थोड़े कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 5 to 10 डेज के बाद में कम्युनिकेशन असेसमेंट आएगा। कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए वो लोग एक पोर्टल देंगे, उस पर आपको लॉग इन और पूरा क्रेडेंशियल्स आपको सब देंगे मेल पे। उस पर लॉग इन करना है और उस पर आपको 30 to 35 मिनट्स का टोटल ये कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, जिसमें कि आपकी जो असेसमेंट लेते हैं वो कोई इंसान नहीं होता, वो एक बॉट होता है। तो वो बॉट पूरा आपको पूरा वो कंप्यूटराइज पूरा होता है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन असेसमेंट्स के वीडियोस ऑलरेडी है, जो कि मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस है। तो इस असेसमेंट में बेसिकली ये जितने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं वो सब पूछे गए थे, रीडिंग से रिलेटेड, स्टोरी रीटेलिंग, ओपन क्वेश्चंस, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्वर्सेशन क्वेश्चंस, जिसमें कि कहीं टाइप कहीं नहीं करना था, हर जगह में बोलना था। तो आपका प्रॉपर काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके अगल बगल, एंड आपको प्रॉपर आपके मतलब वोकैबुलरी और आपका जो टोन है, आपको जो बोलने का तरीका है, जिस तरीके से आपके वर्ड्स निकल रहे हैं, वो सब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी वो बॉट समझेगा। इंसान तो समझ लेगा, बॉट को समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए थोड़ा सा और अच्छे से उसकी वोकैबुलरी और आपके बोलने की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए असेसमेंट के लिए। नहीं, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है कि चूंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट हो रही है, जनरल इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट हो रही है, तो एसेंट तो काफ़ी मायने रखता है यहाँ पे कि आप किस एसेंट में बोल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एंड पे एक बोर्ड हाँ, बैठा हुआ है।
वो उसमें असेसमेंट में ऐसी चीजें भी है कि वो पहले बॉट बोलेगा, फिर उस बॉट के बाद आपको रिपीट करना है। तो आपका एक्सेंट भी मैटर करता है कि आपके उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपका क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो समझेगा और उस हिसाब से वो रिकॉर्ड करेगा एंड उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे आप आगे राउंड के लिए क्लियर हो पाओ। ओके, तो मुझे लगता है कि ये काफी टिपिकल राउंड है जिसकी बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। हाँ, लगता है ये इजी है, बट है ये काफी डिफिकल्ट बिकॉज वो टाइमर भी चलता रहेगा। जैसे आपने ऑन कर दिया कि आप हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 30 सेकंड का टाइमर है, उतने में आपको बोलना है, कवर करना है कि आपको जो बोल रहे हो उसका कुछ मीनिंग निकले और वो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। तो वो है, ये थोड़ा दिखने में आसान बट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ओके, ओके। देन इसके बाद हो गया या और भी कुछ इसके अभी बाद टेस्ट लेंगे वो लोग? इसके बाद कम्युनिकेशन राउंड हो गया, तो उसके बाद फिर आपके पास एक वर्चुअल इंटरव्यू का राउंड आएगा, जो ऑफ कोर्स एक कोई वहाँ का एचआर टीम या मैनेजमेंट में से कोई आपका एक इंसान लेगा। मेरा इंटरव्यू जो था एंड लगभग सब जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं सबका इंटरव्यू 20-25 मिनट्स चला था। इसके लिए आपको इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग का भी ईमेल आया था एंड उसमें आपको अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्लॉट्स बुक करने तो थे। आप ये कह रही हैं कि इंटरव्यू का स्लॉट आपने बुक किया था, मतलब उन्होंने नहीं बताया कि आपका कब होगा, बल्कि आपको कुछ ऑप्शंस उन्होंने दिए थे? जैसे हम्म। उन्होंने जैसे 10 AM 10:30 AM 11 AM 11:30 AM ऐसे 4-5 स्लॉट्स दे रखे थे। आपको हम्म। चूज करना था कि आपको कौन सा स्लॉट प्रेफर करना है। ग्रेट। उस हिसाब से फिर वो आपको उस हिसाब से शेड्यूल करेंगे। ऑल्सो इसमें ये भी था कि इंटरव्यू लॉबी थी। उस इंटरव्यू लॉबी में आपको हो सकता है कि आपका टाइम 11 बजे है, आपको 15 मिनट और वेट करना पड़े, आधा घंटा और वेट करना पड़े। तो इसमें बच्चे बहुत पैनिक करने लगते हैं कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरा 11 बजे था, 11 बजे नहीं आ रहा, मेरी जो करंट आपका लेने वाला है वो किसी और जगह किसी हो, किसी दूसरे बच्चे का ले रहा हो। तो इन दैट केस पेशेंस बहुत नेसेसरी है, बिकॉज मैनेजमेंट के ऊपर फिर ऐसे आप बच्चे प्रेशराइज करने लगते हैं, जो कि बहुत chaotic हो जाता है उसके बाद। और इस वर्चुअल इंटरव्यू में बात करें तो इस वर्चुअल इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन तो बेसिक चीज है जो कि आपको हर जगह ही पूछा जाएगा, कोई भी इंटरव्यू हो उससे ये पूछा गया था। उसके बाद जब मैंने अपने इंटरव्यू में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, कितने टीम मेंबर्स हैं, आपका क्या टॉपिक है, आपने क्या क्या इसमें अभी कर लिया है और क्या क्या करना बाकी है, फ्यूचर स्कोप है, ये सब चीजें उन्होंने मेरे से अच्छा, पूछी। जब ये हो रहा उसके था तो आप किस सेमेस्टर में थी? जी सर। जब ये असेसमेंट चल रहा था उस समय आप किस सेमेस्टर में थी? जब ये असेसमेंट चल रहा था तब मैं अपने फाइनल ईयर में थी, फाइनल मतलब लास्ट एट सेमेस्टर में। लास्ट सेमेस्टर में थी। ओके, तब तक आपका प्रोजेक्ट एक शेप ले चुका होगा, मतलब इन जनरल। प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट मतलब अगर आपका नहीं भी बना है तो आप उसका फ्यूचर्स को बता सकते हो, आप क्या करने का प्लान कर रहे हो आप उसको बता सकते हो। मतलब उनको एक चीज बताओ कि आप कर रहे हो, एक्चुअली कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं है, आप अच्छे से बना रहे हो, कुछ इनोवेट कर रहे हो, कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट बना के। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट के बेसिस पे मैनेजरियल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे कि आप अगर टीम में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपको अपनी बात रखनी है, 4 लोग अपनी बात और रख रहे हैं, आप अपनी बात को कैसे उनसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सब ऐसे छोटे मोटे मैनेजरियल क्वेश्चंस पूछे गए थे। हॉबीज के बारे में पूछा गया था कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर डांस एंड कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इट इज अ वर्चुअल इंटरव्यू, ऑल्दो 20-25 मिनट्स का था, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अच्छे से अपने बारे में बता सको, आपने क्या क्या किया है अपने 4 साल के बीटेक के दौरान पे, और अपने हॉबीज और अपने बारे में इतना उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दीजिए अपनी तरफ से कि उनके पास वापस क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई मौका ही ना मिले। ओके, तो आई बिलीव कि जो आपका वर्चुअल इंटरव्यू हुआ होगा वो भी कंप्लीटली इंग्लिश में ही हुआ होगा। आई डोंट थिंक कि हिंदी में कोई बातचीत हुई होगी। कंप्लीट इंग्लिश में हुआ था वो भी। ओके, ओके। तो राउंड 3 के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आना चाहिए कि अभी कुछ बच गया? राउंड 3 के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें कि आपका पता चल जाएगा कि आपको कैसे, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। एक लिस्ट आएगी जो आपको कॉलेज भी शेयर करेगा और प्लस उनके पास से मेल दिया जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपका ऑफर लेटर मिलेगा, लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये सब मिलता जाएगा। वो आगे का प्रोसेस तो बहुत लंबा रहता है, वो कंपनी आपसे कम्युनिकेट करेगी, वो आपको पूरा बताती जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। ओके, तो आपने कैसे ये प्रिपेयर किया सारी चीज़ों को? सर मैंने तो हमारे कॉलेज में बूट कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था एक्सेंचर की, जब पता चला कि एक्सेंचर कंपनी आ रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चों की है जो कि मास रिक्रूटमेंट करने वाली है। तो बूट कैंप 15 to 20 days का था, विच वाज एब्सोल्युटली पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बना था हमारा। उसमें पूरा हर एक चीज की क्लास थी और पूरे प्रोफेसर्स एंड मेंटर्स एंड कोच वोच सब थे वहाँ पे हमें बताने के लिए, अब कॉन्सेप्ट्स के बारे में सब चीजें क्लियर करने के लिए, हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और हमारे मॉक इंटरव्यूज भी हुए थे इसमें
जैसे कि हमारे टेक्निकल और एचआर दोनों इंटरव्यूज के लिए हमारे ट्रेनर्स बैठे थे, जिन्होंने हमें पूरा बताया था कि कैसे बोलना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे बैठना है, कैसे क्या बताना है। भले ही वर्चुअल इंटरव्यू था, बट स्टिल उन्होंने हमें इस कॉन्सेप्ट के लिए प्रेशर किया, जो कि लेटर ऑब्वियसली हमें काम आएगा ही आएगा। कोडिंग कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से, बहुत ही अच्छे से उसको हमने सीखना है। हमें सिर्फ छोटे मोटे लेवल पे स्ट्रिंग एरे लूप्स के ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो सब तो सॉल्व करनी है, बट उसे एक लेवल ऊपर भी जाना है। और डीएसए कॉन्सेप्ट जो है उनको अच्छे से थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा ठीक ठाक कमांड होना प्राइमरी चाहिए। लेवल का डीएसए कम से कम आना चाहिए। हाँ, प्राइमरी तो आना चाहिए, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में होता है प्राइमरी आपको काम है, आप प्राइमरी से ही कुछ ना कुछ कर लो तो आपका फ्यू टेस्ट केसेस भी पास हो जाए। एंड अगर आपका कुछ टेस्ट केसेस पास होते हैं तो वो भी मैटर करता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके कुछ टेस्ट केसेस पास हुए थे, तो उनका भी आगे लेवल पे भेजा गया था, तो दे कंसिडर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल टोटल कुछ नहीं कर पाओगे तो आपका कुछ नहीं होगा, तो आप थोड़ा बहुत भी करोगे तो आपको होगा। और उसके बाद फिर आपका रिज्यूमे जो है वो बहुत अच्छे से फ्रेम होना चाहिए। फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं ऑन द इंटरनेट, बट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे स्टिक करिए, उसको हमेशा से अपडेट करते रहेंगे। एंड आपके जरूरी नहीं कि आपका इस एप्लीकेशन की या आपने रिज्यूमे आपने 4 साल पहले बनाया है वो वही रहेगा, आपको उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ेगा, वरना फिर वो आपका अप टू डेट नहीं कहलाएगा। और आप उसमें फिर आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे बाकी लोगों से कि आप सबसे बेहतर क्यों हो। तो वो एक पॉइंट था, तो बस यही है। तो आपकी डेट, ज्वाइनिंग डेट आ गई राधिका? यस सर। ओके, चलिए, आई थिंक मेरे ख्याल से हो गया कि और भी कुछ इसमें आप इनपुट देना चाहेंगी? अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा राधिका आपसे बात करके, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को देख रहे होंगे, उनको ज़रूर ये हेल्प करेगा और सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे तैयारी करना है। तो आपने यस मुझे सर। इसके लिए समय दिया राधिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।